ये शो गॉथिक थ्रिलर और डार्क फैंटेसी का मिश्रण है और प्रसिद्ध आईपी एडम्स फैमिली से प्रेरित है। कूल और प्यारी वेडनेसडे के प्रशंसक इसे बिल्कुल न छोड़ें। पिछले एपिसोड के बाद की कहानी में जब ग्रेवन ने अचानक वेडनेसडे पर हमला किया तो एक भयानक राक्षस ने उस पर घात लगाकर हमला किया और तुरंत उसकी जान ले ली। संयोग से बची वेडनेसडे ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन स्थिति तेजी से बदल गई। पुलिस ने पूरी रात खोज की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। स्थल पर ना तो खून के धब्बे थे, न पैर के निशान और न ही कोई लाश दिखाई दी। यहाँ तक कि लड़ाई या संघर्ष के कोई निशान भी नहीं मिले। इस वजह से शेरिफ ने बुधवार द्वारा की गई रिपोर्ट की मंशा पर संदेह व्यक्त किया। जब दोनों बयान दर्ज कर रहे थे तभी रोवन चमत्कारिक रूप से बिना किसी खरोंच के प्रकट हुआ। लोग उसे ध्यान आकर्षित करने वाला विदूषक मानने लगे, जिससे हमारे गर्वीले बुधवार ने गुस्सा कर दिया। इसलिए वे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गए और मांग की कि वे मरे हुए और फिर से जीवित हुए रोवन से आमने सामने बात करें। नहीं सोचा था कि प्रिंसिपल ने बताया कि रोवन को पहले ही निकाल दिया गया है। उसने अचानक महसूस किया कि यह सब इतना आसान नहीं है, तो उसने सीधा रोवन को रोक दिया ताकि उस रात की सच्चाई जान सके। लेकिन वह बिना ध्यान दिए सीधे गाड़ी में चला गया। शुक्र है बुधवार ने छोटी प्यारी को रोवन की निगरानी करने के लिए पहले से ही लगा रखा था और वह रोवन के आसपास ही था। वह उसका पीछा करते हुए स्टेशन तक आ गया। उसकी पांचों उंगलियां मेहनत कर रही थीं, लेकिन वे वहां के लंबे पैरों का मुकाबला नहीं कर पाई। फिर भी रास्ते में पड़ी च्युइंग गम ने उसे परेशान किया। उसने देखा कि रोवन ने सिर घुमाया और दरवाजे से अंदर चला गया। महिला शौचालय, लेकिन जैसे ही शौचालय का दरवाजा बंद और फिर खोला गया, युवा लड़का मध्यम आयु के आदमी में बदल गया। प्यारा जानवर किसी तरह से दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन यह सोच भी नहीं सकता था कि वह जिसे ढूंढ रहा था वो उसके सामने ही था। वह अंदर लक्ष्य खोजने गया, लेकिन पाया कि वहां पहले से ही कोई नहीं था। वह बाहर जाकर फिर से खोजने का सोचा, लेकिन अब यह असंभव था। वो पहले ही भीड़ में गायब हो चुका था। वह अधेड़ उम्र का आदमी जब भूमिगत रास्तों में पहुंचा और हल्के से कांच को खींचा तो अचानक प्रधानाचार्य के रूप में बदल गया। लगता है कि चीजें बुधवार की कल्पना से कहीं अधिक जटिल हैं। क्लू खो जाने के बाद बुधवार को फिर से उस दिन के घटना स्थल पर लौटना पड़ा और कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करनी पड़ी और तभी उसकी टाइलर से मुलाकात हो गई। थोड़ी खोजबीन के बाद उसने रोवन जेट को ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही बुधवार ने उसे उठाया उसे फिर से वही बिजली का झटका सा महसूस हुआ और उसने फिर से एक मृत तृष्णा देखी। उसने देखा कि रोवन और उसके जीवन रक्षक जेवियर के बीच झगड़ा हो रहा है और उसने देखा कि पुतला नियंत्रित करके वह अपनी मुट्ठी से हमला कर रहा था। एक नीली किताब भी बार बार दिखाई दी। बुधवार तुरंत छोटे प्यारे के साथ लाइब्रेरी पहुंच गया। पागलों की तरह वह उन दृश्य में दिख रही नीली किताब को खोजने में लगा रहा, पर सभी कोनों को टटोलने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। बाद में बुधवार को आवासीय शिक्षक से पता चला कि यह निशान नाइट शैडो क्लब का प्रतीक है, लेकिन सुना है कि यह कुछ साल पहले भंग हो चुका था। कोई उपाय नहीं था, तो बुधवार को एक और सुराग का पीछा करना पड़ा। रात होते ही वह चुपके से लड़कों के हॉस्टल में घुस गई और ऊपर जाकर छानबीन शुरू कर दी। फिर रोवन के बिस्तर के नीचे एक सफेद मुखौटा मिला। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे बुधवार घबरा गई और मजबूरन फिर से बिस्तर के नीचे छिप गई। असल में यह जलपरी थी जो अपने पूर्व प्रेमी के साथ सुलह करना चाहती थी, लेकिन हाल ही में जेवियर गॉथिक स्टाइल की बुधवार पर इतना मोहित हो गया कि खुद को रोक नहीं पाया। जबकि सायरन कहती है कि बुधवार सिर्फ उसका हारा हुआ प्रतिद्वंदी है और वह बुधवार को अच्छी तरह से नीचा दिखाएगी और धमकी दी कि कल की नौका दौड़ में उसके रूममेट को सबक सिखाएंगे। पहले तो बुधवार को इस नौका दौड़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह जलपरी की डींगे सुन नहीं सका, इसलिए उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया ताकि उसका घमंड तोड़ा जा सके। अगले दिन बुधवार ने अपनी किट्टी वेशभूषा में अपने रूममेट इनिट के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में कोई सीमा नहीं थी। सबसे पहले जो टीम द्वीप से झंडे लाएगी वही विजेता बनेगी। वर्षों से यह नौका दौड़ हमेशा जलपरी टीम द्वारा जीती जाती रही है, क्योंकि पानी में उनका कोई मुकाबला नहीं होता। पानी में वो आसानी से विशाल कीड़े का रूप ले सकता है और सीधे अन्य प्रतिभागियों की छोटी नावों को लोह के खंभों की ओर धकेल सकता है। बैंगनी दल सबसे पहले बाहर हो गया। विशाल कीड़ा फिर से पानी में डूब गया और अपनी जीत की कोशिश करने लगा, लेकिन चालाक बुधवार को पहले से ही सब पता था। उसने तुरंत छोटे प्यारे को नाव के उपकरण को सक्रिय करने का कहा और नाव के नीचे से एक जाल निकला जो सीधा सागर से निकली हुई को पकड़ लिया। बची हुई 3 टुकड़ियां भी आखिरकार आसानी से छोटे द्वीप पर पहुंच गईं। बुधवार ने द्वीप पर जाकर झंडा लेने की तैयारी की, जबकि उसके साथी नाव की रक्षा के लिए पीछे रह गए, लेकिन वे भी नहीं रुकना चाहते थे। इनीत ने छोटे प्यारे को भेजा ताकि वो जोकर टीम का ध्यान आकर्षित करे। उनके जाते ही उन्होंने रंगीन भेड़िए कारजा इस्तेमाल करके उनकी नाव को नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर बुधवार ने झंडा लेते समय गलती से पास की मूर्ति को छू लिया। वही जानी पहचानी बिजली जैसी भावना फिर से आई और उसने फिर से दृश्य देखे जिनमें एक महिला थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। लेकिन प्रतियोगिता अभी भी जारी थी। बुधवार के जागने के बाद उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस टीम का झंडा उठाया और तुरंत वापस दौड़ पड़ी। जोकरों ने आखिरकार अपनी नाव को क्षतिग्रस्त पाया और उन्होंने पूरी तरह से चैंपियनशिप की दौड़ में अपनी योग्यता खो दी। अब केवल छोटी बिल्ली टीम और जलपरी टीम ही बची है। छोटी बिल्ली टीम ने अपना गुप्त हथियार निकाला। छोटा प्यारा एक ही झटके में समुद्री जीवों की रक्षा को चकनाचूर करने की तैयारी में था, लेकिन उसी समय समुद्री जीवों के साथी ने जाल से निकलकर उनकी नाव को धक्का दिया और सीधे लोहे के खंभे की ओर बढ़ चला। इसी संकट की घड़ी में छोटा प्यारा आगे बढ़ा और एक मुक्का मारकर उसे हक्का बक्का कर दिया। बाहरी मदद खो चुके समुद्री जीवों की टीम की नाव टकराकर टूट गई और वे बेबस होकर देखती रह गई कि छोटी बिल्ली की टीम ने कैसे नुकसान पहुंचाया। फिर प्रिंसिपल ने उन्हें जीत का प्रतीक सोने का कप प्रदान किया, लेकिन अकेले रहने की आदत वाले बुधवार को आसपास के उत्साहपूर्ण माहौल में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वह अकेले ही मूर्ति के नीचे जाकर शांति से बैठ गया। ऊपर देखा तो उसे अचंभित कर देने वाली बात दिखी। नाइट शेड सोसाइटी का निशान वहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा होगा। बुधवार जानता था कि इस मूर्ति में निश्चित रूप से कोई रहस्य छिपा हुआ है और आधी रात को वह एक खोजकर्ता के रूप में फिर से आया। स्कूल के इतिहास के अनुसार मूर्ति का जीवन काल में पहेलियों का बहुत शौक था, इसलिए बुधवार ने सोचा कि किताब में लिखा हुआ ही पहेली थी।
इसके बाद अपनी 250 की IQ का इस्तेमाल कर और 2 से 5 निकलकर उसने पहेली को हल किया, जो थी मूर्ति के सामने 2 बार चुटकी बजाना। बुधवार ने ऐसा किया और पाया कि यह वास्तव में प्रभावी था। मूर्ति धीरे धीरे पीछे हट गई और उसके बगल में एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया, जिससे नीचे जाने पर रात की छाया समाज की छुपी हुई लाइब्रेरी थी। बुधवार के माता पिता की तस्वीरें भी वहाँ दिखी। बैठक के परिणाम अनुसार बुधवार को वह रहस्यमयी पुस्तक भी मिल गई, लेकिन जब वह धीरे धीरे सच्चा, जहाँ वेंसडे ने सुरागों का पीछा करते हुए गुप्त पुस्तकालय ढूंढ लिया, उसे अचानक किसी ने अगवा कर लिया, लेकिन उसने आसानी से उनकी पहचान का अंदाजा लगा लिया। असल में वे कोई नाइट शैडो क्लब नहीं थे, बस कुछ स्वयंभू श्रेष्ठ छात्र थे जो इस जगह को एक गुप्त ठिकाना मानते थे। बुधवार ने निष्ठुरता से सबको ढाल और ताश खेलने दिया और फिर अपनी रस्सियां खुद खोलकर बेपरवाह छोड़ दिया। वापस जाकर बुधवार ने जल्दी से उस रहस्यमय पुस्तक को देखा और पाया कि उसमें एक चित्र था, जिसमें एक तीर्थयात्री उसके साथ खड़ा था। संयोग से अगले दिन अकादमी की वार्षिक बाहरी कक्षा थी। सभी छात्र छोटे शहर में स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लेंगे। चित्र में दिखाए गए तीर्थयात्री के रहस्य को खोजने के लिए बुधवार ने पहल करते हुए तीर्थयात्री पार्क में स्वयंसेवक बनने का फैसला किया और रास्ते में जेवियर से तीर्थयात्री की पहचान के बारे में पूछा। तभी उसे जानकारी मिली कि उस व्यक्ति का नाम क्राइस्टोन है, जो स्थानीय छोटे से शहर का संस्थापक था। स्वयंसेवक होने के लाभ का उपयोग करते हुए बुधवार ने आसानी से क्राइस्टोन के प्रदर्शनी हॉल में प्रवेश किया और वहाँ उसने एक विशाल पेंटिंग देखी, जिसमें 400 साल पहले तीर्थयात्री सभा का दृश्य चित्रित था। बुधवार को सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि चित्र में वही लड़की है जिसे उसने अपने दृष्टांत में देखा था। लड़की के हाथ में काली किताब भी ठीक उसी समय प्रदर्शन कैबिनेट में थी। बुधवार ने तुरंत उसे खोलकर देखने की उत्सुकता दिखाई, लेकिन वह किताब नकली निकली। इसके बाद बुधवार कैफे गई और टाइलर से सबसे पहले के तीर्थयात्रियों की सभा के स्थान के बारे में पूछताछ की। वहाँ के ठिकाने का पता चलने के बाद वह अकेले ही वहाँ भाड़े के रूप में चला गया, लेकिन तब तक वह जगह अराजकता में बदल चुकी थी और अब यह भिखारियों का ठिकाना बन गया था। भिखारी उसे देखकर गालियां देते हुए भगा देते हैं। सीधे ही बुधवार को गुस्सा आ गया और उसने छोटे प्यारे को उस पुराने व्यक्ति को यहाँ से भगाने के लिए कहा। उसे भगाने के बाद बुधवार ने कुछ सुराग खोजने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। जब वह यहाँ से निकलने वाली थी, दरवाजा खोलते ही वह एक भ्रम में प्रवेश कर गई। वह सीधे 400 साल पुराने सभा स्थल पर पहुंच गई और फिर से उस लड़की को देखा जो ठीक उसके जैसी दिख रही थी। उसे कई यात्रियों द्वारा धक्का मुक्की की जा रही थी और क्लेस्टोन ने कहा कि वह एक दुष्ट चुड़ैल है, लेकिन तब तक सभा स्थल उत्तेजना और गड़बड़ी का शिकार हो चुका था और यात्रियों का ठिकाना बन गया था। लड़की के मुंह से यह पता चला कि ये तीर्थयात्री ही बाहरी आक्रमणकारी है। वे उसकी जाति को अजनबी के रूप में देखते हैं, न केवल निर्दोषों को मारते हैं बल्कि उनकी जमीन भी छीन लेते हैं। क्लेस्टोन को लगता था कि बाहरी लोग इस दुनिया में नहीं होने चाहिए, इसलिए उसने लड़की और उसके कबीले को एक साथ बंद कर दिया और उन्हें जिंदा जलाकर मारने के लिए धुआं जलाने का आदेश दिया। लड़की के कबीले के लोग सभी जमीन पर बांध दिए गए थे, केवल वही तहखाने से भाग निकली। बुधवार को होश आने के बाद उसने छोटे प्यारे को पूरी कहानी बताई। असल में लड़की का नाम गूडी एडम्स था, जो उनके एडम्स परिवार की 400 साल पहले की पूर्वज थी। पूर्वज के समय बाहर अचानक वैसी ही आवाज आई। बुधवार तुरंत बाढ़ की ओर देखने के लिए दौड़ी। वह वही राक्षस था जिसने रोवन को क्रूरता से मारा था और फिर से प्रकट हुआ। बुधवार ने जल्दी से छोटे प्यारे को लेकर उसका पीछा किया, लेकिन उन्होंने देखा कि राक्षस के पैर के निशान धीरे धीरे इंसान की तरह बन रहे थे। अगले दिन बुधवार फिर से छोटे शहर में लौट आई और प्रिंसिपल ने उससे उसकी वायलिन प्रस्तुति की तैयारी करने को कहा। बुधवार शांति से भीड़ में बैठकर प्रदर्शन का हिस्सा बनी हुई थी, जबकि उसके बगल में छोटी प्यारी चुपके से माचिस जलाकर तैयार की गई गन पाउडर पर आग लगा देती है। आग नियोजित रास्ते पर तेजी से जलती हुई आखिरकार क्लेसेटन की मूर्ति को विस्फोटित कर देती है। नई मूर्ति तुरंत आग से घिर गई और उसके आसपास के लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन बुधवार शांतिपूर्वक पियानो बजाने लगी। उसकी उत्तेजना को छिपा पाना मुश्किल था और उसके बाल भी लहराने लगे। सब कुछ समझ चुके प्रिंसिपल ने उसे गाइड किया, लेकिन बुधवार को लगता है कि वह सिर्फ अपने पूर्वजों के लिए न्याय मांग रहा था। लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं वह क्लिस्टोन अच्छा आदमी नहीं था। उसी के कारण ही अजनबी लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। और जैसे ही यह सब हो रहा था, पहले वाला बेघरा अचानक राक्षस का शिकार बन गया। वह नहीं जानता था कि गिरा हुआ कैमरा उसकी तस्वीर ले चुका था। जल्द ही बेघरे की लाश और कैमरा पुलिस द्वारा खोज लिए गए और तकनीकी माध्यम से तस्वीरें निकाल ली गयी। इस रहस्यमय राक्षस का चेहरा आखिरकार शेरिफ के सामने दिखने लगा। वेंसडे ने रहस्यमयी प्राणी की सच्चाई जानने के लिए लाश की जांच करने वाले कमरे में जाने का फैसला किया। पहले उसने उसे वेंटिलेशन पाइप के माध्यम से रास्ता बनाने को कहा और फिर उसने सिक्योरिटी कैमरे पर काले रंग का च्यूइंग गम चिपकाया। फिर रोलर शटर का स्विच चालू कर दिया और बुधवार इस तरह बड़े तनाव के साथ अंदर चली गई। फिर उसने एक कतार में उपकरण निकाल ली और शरीर की जांच की तैयारी करने लगी। छोटी प्यारी फोटोकॉपी रूम में आई और उसे मदद करने लगी, जो पीड़ितों पर हुए हमले की जानकारी थी। अचानक उसने देखा कि कोई वहाँ आ रहा है, तो वह जल्दी से वापस गई और बुधवार को चेतावनी दी कि जल्दी से छुप जाओ। फिर फोरेंसिक विशेषज्ञ कप्तान को मुर्दा घर ले गई और उसे पोस्टमार्टम के दौरान मिली समस्याओं के बारे में सूचित किया। बेघर आदमी के बाएं पैर से 2 उंगलियां काटी गई थी और शायद इसके लिए विशेष सर्जिकल उपकरण का उपयोग किया गया था। कप्तान ने इसे लेकर काफी आश्चर्य व्यक्त किया और फोरेंसिक विशेषज्ञ से कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही उसे तत्काल उसके ऑफिस में भेजे। इसके बाद दोनों घर जाने के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी फोरेंसिक विशेषज्ञ ने अचानक देखा कि एक फ्रीजर का दरवाजा खुला हुआ था। वो आगे बढ़कर अलमारी खोलने के लिए गई, लेकिन उसे लगा कि उसने यह शव पहले कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ कि बुधवार का चेहरा वैसे भी हमेशा मृतकों जैसा दिखता है। इस कारण फोरेंसिक विशेषज्ञ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अलमारी बंद कर दी। शुक्र है कि बुधवार ने आज अपनी प्यारी दोस्त को साथ लाया था। इसके कारण वह बिना किसी परेशानी के बच निकली। घर लौटने के बाद बुधवार ने अपने हाथों में मौजूद जानकारी को व्यवस्थित करना शुरू किया और उसने पाया कि पीड़ितों के कुछ अंग काट दिए गए थे।
रहस्यमय राक्षस बिना दिमाग के हत्या नहीं कर रहा है बल्कि जानबूझकर अपराध कर रहा है। इसके बाद के क्लास में बुधवार ने जेवियर की गर्दन पर एक अजीब घाव देखा, इसलिए उसने चुपचाप उसका पीछा किया और एक झोपड़ी में पहुंची। अंदर जाकर देखा तो वहाँ सचमुच रहस्यमय राक्षस के चित्र भरे पड़े थे। उसे अचानक याद आया कि पहले की क्लास में जेवियर ने चित्रों की वस्तुओं को पुनर्जीवित करने की तस्वीरें दिखाई थी। लगता है कि वह इस मामले से जरूर जुड़ी होगी, लेकिन जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रही थी, अचानक वापस आई जेवियर ने उसे देख लिया। संजीदा मौके पर बुधवार ने तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और झूठ बोला कि वह उसे डांस पार्टी के लिए आमंत्रित करने आई है, जिससे जेवियर, जो पहले से ही उस पर मोहित था, का दिल फूल गया और उसने तुरंत अपना गार्ड कम कर दिया और हाँ कह दी। इसके बाद बुधवार ने घूमकर पुलिस स्टेशन का रुख किया। उम्मीद थी कि वह शेरिफ के साथ मिलकर किसी तरह समझौता करके सच्चाई उजागर कर पाए जांच करने के लिए, लेकिन शेरिफ को लगता है कि वह सिर्फ एक छोटा गाइड है और उसमें इतनी काबिलियत नहीं है। जब तक कोई पक्के सबूत नहीं मिल जाते तब तक वे जानकारी साझा करने को तैयार नहीं है। इसीलिए बुधवार सबूत इकट्ठा करने के लिए वापस लौट गई। फिर रास्ते में ही उसकी मुलाकात टाइलर से हो गई। वह पूरे जोश में यह पूछने लगा कि पार्टी कब होने वाली है, लेकिन बुधवार ने कहा कि उसने पहले ही एक डांस पार्टनर चुन लिया है। टाइलर ने सोचा था कि वह और बुधवार एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन असल में वह एक तरफा सोच रहा था क्योंकि इनिड खून खराबे के दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बुधवार को मजबूरन सामग्री लेकर यूजीन के मधुमक्खी के छत्ते में जाना पड़ा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ कुछ अप्रत्याशित मिला। यूजीन ने तस्वीर में दिखाए गए स्थान को पहचान लिया और वह उसे उस रहस्यमय गुफा तक ले गया। जमीन पर पड़े जानवरों के अवशेषों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह रहस्यमय राक्षस का घोंसला है। फिर उसने राक्षस का टूटा हुआ नाखून भी पाया। इसके बाद वह फिर से जेवियर के छोटे से घर लौटा। उसे बस नाखून के डीएनए से मेल खाते सबूत की जरूरत थी ताकि राक्षस की पहचान उजागर हो सके। जल्दी ही उसे जेवियर के खून से सना कपड़े का एक टुकड़ा मिल गया। जब वह जाने ही वाला था तब उसे टाउन के नेता ने रंगे हाथ पकड़ लिया। बुधवार ने सीधे पूछ लिया कि उसने राक्षस की पहचान क्यों बनाई है। जेवियर ने समझाया कि हाल ही में वह लगातार राक्षसों के सपने देख रहा है। एक बार उसने पेंटिंग करते समय अपनी शक्तियों पर काबू नहीं रखा, इसलिए उसकी गर्दन पर राक्षस के पंजे के निशान हैं। बुधवार तो भूतों पर यकीन करेगा लेकिन मर्दों की बातों पर नहीं। जेवियर भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। वह भी समझ गया कि पहले बुधवार ने उसे डांस पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया था। वह बस खुद के टकराने के बाद एक बहाना था। गुस्से में आकर उसने बुधवार को वहां से निकाल दिया और उनकी डांस पार्टनर की रिश्तेदारी वहीं खत्म हो गई। इसके बाद बुधवार सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने पुलिस प्रमुख से दोनों के डीएनए की मिलान की जांच करने को कहा। बस नतीजे का इंतजार कर रही थी। बुधवार यूजीन को फिर से गुफा की जांच के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन छोटे क्यूटी ने उसकी शैली में टाइलर के लिए एक बॉलरूम निमंत्रण पत्र लिख दिया। जब बुधवार ने देखा कि उसने इतना अच्छा कपड़ा पहना है तो मना करने का मन नहीं हुआ। उसने आ रहे यूजीन से कहा कि वह अपनी गतिविधियों को रोक दे और कल फिर से साथ में जाने का वादा किया, लेकिन बहादुर न्यू डरता नहीं है। यूजीन ने सलाह नहीं मानी और अकेले ही जाने का निर्णय लिया। थोड़ी ही देर में उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा जिसने सीधे ही उस रहस्यमय गुफा में एक बम फेंका। तुरंत आग की लपटें आसमान छूने लगी और गुफा पूरी तरह नष्ट हो गई। उसे वह रहस्यमय व्यक्ति भी देख लेता है। उसी समय दूसरी ओर पार्टी अपने चरम पर पहुंच गई और भीड़ में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली थी काले गाउन में बुधवार। उसकी नृत्य शैली अद्वितीय थी। सिर्फ एक झोंबी डांस के सहारे उसने सीधे ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और पार्टी में सबसे चमकदार सितारा बन गई। जब सभी पार्टी के बीच में डांस का आनंद ले रहे थे तभी पहले का तीर्थयात्री छोटा कार्ला बदला लेने आ गया। उन्होंने तैयार रंग को अग्निशामक प्रणाली में डाला और पूरा हॉल लाल रंग की बारिश में डूब गया। भ्रम की स्थिति में बुधवार एक व्यक्ति से टकरा गई और उसे फिर से उस परिचित बिजली के झटके का एहसास हुआ। बुधवार को एहसास हुआ कि यूजीन खतरे में है। वह तुरंत ही राक्षस की गुफा की ओर भागी, परंतु अंत में वह एक कदम देर से पहुंची। जब बुधवार वहां पहुंची, यूजीन पहले ही खून के पूल में गिर चुका था।